आज 13 जनवरी और आज के न्यूज़पेपर की इम्पॉर्टेंट कटिंग्स को लेकर मैं आर के श्रीवास्तव। आज जनसत्ता की अगर फ्रंट पेज देखें तो इसमें दुनिया संकट में साथ आए विकासशील देश। 2 दिन का जो अभी समिट ग्लोबल साउथ समिट शुरू हुआ है, तो कल उसको पीएम ने संबोधित किया। इस पर और चर्चा करेंगे हम लोग। वरिष्ठ समाजवादी नेता शरद यादव नहीं रहे और खुदरा महंगाई 1 साल के सबसे कम स्तर पर। खुदरा महंगाई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इंडियन एक्सप्रेस ने भी कमोबेश इसी तरह की न्यूज़ को लगाया है। वर्ल्ड इन क्राइसिस, पीएम टेल्स ग्लोबल समिट। इसके अलावा जो फैक्ट्री आउटपुट अप है, इन्फ्लेशन अंडर 6% इन दिसंबर, इसको भी बनाया है। इसके अलावा शरद यादव, ठीक है, शरद यादव पर भी बनाया है। तो देखिए लगभग सारे न्यूज़पेपर्स ने इसी को कटिंग बनाया है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो ग्लोबल साउथ समिट हो रहा है, सबसे पहले उस पर बात करते हैं। पहली बात, ये नाम क्या है इसका? वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, और 2 दिवसीय है, कल और आज 12 और 13 जनवरी, 2 दिन। पूछा जा सकता है आपसे, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट किसकी मेज़बानी में हुआ? इंडिया की मेज़बानी में हुआ, और बता दें आपको इंडिया के पहल पे ही हुआ है, इंडिया ने ही इनिशिएट किया है इसके लिए। इसका थीम क्या है? इसका थीम है यूनिटी ऑफ वॉइस। ये इसका थीम है, यूनिटी ऑफ वॉइस थीम, यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपको। और अ स्पेशल वर्चुअल समिट टू बी होस्टेड बाय इंडिया, इंडिया के द्वारा होस्ट किया जा रहा है ये पहले। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, जो ग्लोबल साउथ समिट है, साउथ का मतलब हो गया यहाँ पर, देखिए ज़्यादातर जो विकासशील या पिछड़े देश हैं वो कहाँ हैं? तो देखेंगे आप, वो दक्षिणी गोलार्ध में पड़ते हैं, चाहे वो लैटिन अमेरिका हो, अफ्रीका के ज़्यादातर देश हों, एशिया के हों, ओशनिया के हों। तो इसलिए इन देशों के लिए साउथ, दक्षिण के देश शब्द का यूज किया जाता है। और पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड, इसे थर्ड वर्ल्ड भी कहा जाता है। तो लगभग 120 देश हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत बड़ा समिट है ये, ठीक है। अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। हिंदी में भी न्यूज़पेपर्स ने, वैश्विक दक्षिण क्षेत्र के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री क्या बोले? प्रधानमंत्री ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट, हालांकि वर्चुअल है ये, फिर भी इसका महत्व काफ़ी है। तो इसको अगले आने वाले दिनों के लिए आप याद रखेंगे। समाजवादी नेता शरद यादव नहीं रहे। खुदरा महंगाई 1 साल के सबसे कम स्तर पर। अब सबको पता है भारत में इन्फ्लेशन को जो मेजर किया जाता है उसके लिए सीपीआई और डब्ल्यूपीआई, इसका इस्तेमाल किया जाता है। सीपीआई और डब्ल्यूपीआई वीकली इसके आंकड़े आते हैं, सीपीआई डब्ल्यूपीआई। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी खुदरा महंगाई, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, और होलसेल यानी कि थोक मूल्य सूचकांक। तो इन दोनों के आंकड़े महीने के 13 और 14 तारीख को आते हैं। कल आया है, बल्कि 12 और 13 को, तो कल आया है सीपीआई का, आज डब्ल्यूपीआई का आएगा। तो क्या कहा गया है इसमें? खुदरा महंगाई दर 1 साल में सबसे कम स्तर पर आ गई है। यह दिसंबर 2022 में घटकर, देखिए ये जनवरी है तो किस महीने का आएगा? दिसंबर का आएगा। फिर जनवरी का कब आएगा? फरवरी में आएगा। तो 2022 में घटकर कितने परसेंट पे आ गया है? 5.72। और आप सबको पता है आरबीआई ने क्या लक्ष्य रखा है? आरबीआई द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है मुद्रास्फीति का, वो है 4%, और 4% के आसपास, यानी इससे 2 ऊपर और 2 नीचे, यानी रेंज कितना हो गया? तो कहें तो रेंज हो गया 2 से 6 के बीच। तो ये आरबीआई का एक लक्ष्य है कि मुद्रास्फीति को इतना तक रहना है। तो देखिए पहली बार काफ़ी लंबे समय के बाद ये 6 से नीचे आया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति के लगातार दूसरे महीने 6 महीने से नीचे रहने से, अच्छा पिछले महीने भी कम था। भारतीय रिजर्व बैंक को ब्याज दर में वृद्धि को रोकने के लिए कुछ गुंजाइश मिली है। अब सबको पता है इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए सबसे बड़ा जो कदम उठाया जाता है वो आरबीआई के द्वारा अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो बैठक होती है
उसमें निर्णय लिया जाता है कि यदि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है या बढ़ने वाला है तो वो अपने पॉलिसी रेट में चेंज करती हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट या एमएसएफ वगैरह में, या फिर सीआरआर एसएलआर में। तो यहाँ पर कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक को ब्याज दर में वृद्धि हुई, लगातार वृद्धि हो रही है, तो उसको कम करने के लिए, क्योंकि लगातार अगर आप रेट्स को बढ़ाते हैं तो इससे फिर आपकी ग्रोथ पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। केंद्र सरकार ने आरबीआई को मुद्रास्फीति को 4% पर रखने का लक्ष्य दिया है। खैर आगे बढ़ते हैं। वही चीज़ है, ये हिंदू की कटिंग है। वेजिटेबल प्राइसेस हेल्प कूल इन्फ्लेशन। देखिए व्यावहारिक है, आप आसपास देख लें, जो सब्जियों के मूल्य अभी काफ़ी गिरे हैं, तो इसका असर पड़ा है ड्यू टू वेजिटल प्राइस जो कम गया है इसकी वजह से। तो यहाँ भी मैंने उसको लगाया है स्टेप, ठीक है, इसको भी देख लेंगे आप। कोर इन्फ्लेशन, एक शब्द इसमें देखिए आया आपके लिए काम का है ये, कोर इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन हेडलाइन होता है और कोर होता है। तो कोर इन्फ्लेशन का मतलब हो गया जिसमें हेडलाइन इन्फ्लेशन को समझ लें। हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब हो गया कि जितनी सारी वस्तुएं हैं, सीपीआई को जो गणना की जाती है तो उसमें 697 वस्तुएं हैं, ध्यान रखेंगे 697, 697 वस्तुएं हैं। तो इसमें अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, कुछ जो फूड आइटम्स हैं, खाने वाली चीज़ें हैं, फ्यूल है, ईंधन है, और भी कई सारी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं। तो कोर इन्फ्लेशन में सबको शामिल करते हैं। और दूसरा होता है कोर इन्फ्लेशन, सॉरी, ये हेडलाइन इन्फ्लेशन में, कोर नहीं, हेडलाइन इन्फ्लेशन में सबको शामिल करते हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन, इसमें सारी चीज़ों को शामिल करते हैं। और कोर इन्फ्लेशन में इसमें जो फूड आइटम है और जो ये फ्यूल है उसको हटा देते हैं, उसके बाद जो बचता है उसको बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। अगली कटिंग लेते हैं। पाकिस्तान में आपके यहाँ इन्फ्लेशन फिर भी ठीक स्थिति में है। पाकिस्तान में गेहूं आटा की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी के बाद क्वेटा में गुरुवार को बाहर खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। तो पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, है ना। और आपने देखा होगा पिछले 5-6 दिनों से जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, तो वहाँ पर जो लोगों ने कई बार वहाँ देखने को मिला है, अलग अलग हिस्सों में आंदोलन शुरू हो गया है। और उसमें साफ तौर पर भारत के साथ जाने की बात वो लोग कर रहे हैं कि भाई जम्मू कश्मीर जो हमारा उधर है तो हम लोग एक रहना चाहते हैं, हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। खैर, औद्योगिक उत्पादन नवंबर में 7.1%, ठीक है। तो औद्योगिक उत्पादन को किससे मापते हैं? आईआईपी से, इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आईआईपी से। इसके भी आंकड़े हर महीने आते हैं। तो विनिर्माण क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग में बेहतर प्रदर्शन हुआ है, जिसकी बदौलत आईआईपी 7.1% पहुंच गया है। कौन जारी करता है आईआईपी के आंकड़े? कौन जारी करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, एनएसओ। पहले इसको सीएसओ कहा जाता था, तो 2019 में ही ये एनएसओ अब बन गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कल 12 जनवरी था, तो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती और यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। तो नेशनल यूथ फेस्टिवल की शुरुआत हुबली, कहाँ? हुबली, कर्नाटका में। तो उसी को संबोधित करने के लिए गए थे हमारे प्रधानमंत्री। तो पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि हाल ही में राष्ट्रीय यूथ फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ था? आंसर होगा हुबली। और अभी वर्ल्ड कप हॉकी लगातार वीडियो में मैं देता रहा हूँ, वर्ल्ड कप हॉकी, तो उसका उद्घाटन कल हो चुका है। और जो मैच है, एक विज्ञापन आई है, देखिए, भुवनेश्वर और राउरकेला, इन 2 जगहों पर हो रहा है ये। राउरकेला में बहुत बड़ा स्टेडियम बना है, आप सबको पता होगा। और भुवनेश्वर में भी हुआ, बारामती, कटक में उद्घाटन हुआ है इसका। और 13 से 29 जनवरी तक ये चलेगा। तो इससे संबंधित आज इंडिया और स्पेन का मैच, तो जो लोग हॉकी के प्रशंसक हैं वो देखेंगे ये मैच, इंडिया स्पेन। स्पेन भी काफ़ी तगड़ी टीम है। खैर, आज 13 जनवरी, लगातार जो पीछे वीडियो में मैं देता रहा हूँ न्यूज़ में,
कि विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज, देखिए समुद्री की नहीं, रिवर क्रूज है ये, तो विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज क्या नाम दिया गया है इसका? गंगा विलास। वाराणसी से कहाँ तक चलेगी? कितने सारे क्वेश्चन बनेंगे इससे, आपको देख लीजिए कि सबसे लंबी रिवर क्रूज चलाई गई, उसका नाम बताएं। गंगा विलास या गंगा धाम, कुछ भी दे देंगे। एक क्वेश्चन ये बन गया। वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक कहाँ से कहाँ तक चलेगी, उसमें दे देंगे आपको। पटना से, बीपीएससी का एग्जाम है, आपको उलझाने के लिए वो दे देंगे। पटना से डिब्रूगढ़, बहुत लोग नहीं जानते हैं, पटना से डिब्रूगढ़ मार देंगे। वाराणसी से डिब्रूगढ़, ठीक है, 3200 किलोमीटर है ये। और इससे जुड़ी और इस देखिए इस कटिंग से, ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद असम और बांग्लादेश से होकर गुजरेंगे सैलानी। कहाँ पहुँचेंगे? डिब्रूगढ़। 27 नदियों, कितनी नदियों को क्रॉस करेंगे ये? 27 नदियों। विश्व विरासत स्थल, कई विश्व विरासत स्थल को देखेंगे ये, जैसे काजीरंगा का नाम है ना, तो ऐसे राष्ट्रीय उद्यान और 50 पर्यटन स्थलों की। काशी से सारनाथ तक। माजुली, देखिए कैसे प्रश्न बनते हैं। माजुली कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी पर जो सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। सुंदरबन से काजीरंगा तक, मतलब सब जगह जाएंगे ये लोग। सुंदरबन, आप सबको पता है, सुंदरबन सुंदरी वृक्ष से भरा पड़ा है। काजीरंगा गैंडे के लिए फेमस है। तो इस तरह से अगर न्यूज़पेपर को पढ़ा जाए तो बहुत सारा चीज़ आपका वो पीछे वाला जो पढ़ा हुआ है तो वो मेमोराइज होता है, वो रिकॉल करते हैं आप। इंटरनेशनल न्यूज़ में देखें तो पेरू में, ब्राज़ील के बाद, अब पेरू में भी, हालांकि पेरू में भी आंदोलन पहले से चल रहा था, लेकिन ब्राज़ील चूँकि पड़ोस में घटना हुई है तो उसका असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो पेरू के राष्ट्रपति डीना बोलुआर्टे हैं अभी, उनकी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन बढ़ गया है। और देखिए पेरू के 41 प्रांतों में जो अभी सरकार है, बोलुआर्टे की सरकार है, उनके और अपदस्थ राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो के समर्थन में वहाँ भी वही चीज़ है, लोगों ने प्रदर्शन किया और सड़कें जाम की। तो इस ऐसी घटनाओं को एक दूसरे से जोड़ के देखें आप। ब्राज़ील, पेरू, राजकुमार हैरी की किताब, आज से 3-4 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि स्पेयर नामक बुक, किनकी बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, ये किसने लिखा है? राजकुमार हैरी ने। इसके बारे में पहले मैंने बताया भी था। तो ये किताब जो है काफ़ी ज़्यादा इसकी बिक्री बढ़ गई है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये नहीं कि बिक्री बढ़ी है, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि ये स्पेयर नामक बुक किसने लिखी है और प्रिंस हैरी है कौन, ठीक है। अधिकार की सीमा, जो लोग मेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो इसको देख लेंगे आप। अभी कल उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने एक संविधान की मूलभूत जो भावनाएं हैं उस पर बात करते हुए जुडिशरी के साथ जो खींचतान चल रही है तो उस पर अपने विचार रखे, तो उसके संदर्भ में आप इसको पढ़ लेंगे। अधिकार की सीमा यानी कि न्यायपालिका, हमारे जो स्तंभ हैं लोकतंत्र के, तो जुडिशरी और जो हमारा एग्जीक्यूटिव है और कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं न्यायपालिका और जो विधायिका है उसके बीच का और कार्यपालिका उसके बीच की खींचतान बहुत अच्छा दिया है इसमें। जो कॉलेजियम सिस्टम है और जो जुडिशियल जो आयोग बनाया गया था संसद के द्वारा, तो किस तरह से दोनों ये सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज किया था और किस तरह उस पर विवाद बढ़ा है, इसको ज़रूर देख लेंगे आप लोग। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। इसको हर दिन की तरह इसको रजिस्टर में आप अपना जो नोटबुक है उसमें डाल दें और पीछे देखें कि कितने सारे क्वेश्चन आपको बन गए होंगे और क्या वो इम्पोर्टेंट है या नहीं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।